हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, उत्पादक का संतुलन या न्यूनतम लागत संयोग। अब एक जो उत्पादक है उसका उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा कि जब एक उत्पादक मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करेगा। So it refers to a situation in which a producer maximizes his profits. वो अपने profits को maximize करता है. That is, the producer is producing given amount of output with least cost combination of factors. जब वो न्यूनतम लागत संयोग से अपना जो आउटपुट है मैक्सिमम करता है। तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्या है? तो उत्पादक अपने प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम कर सकता है? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन व्हेन द आउटपुट इज मैक्सिमम फ्रॉम गिवन इनपुट्स। जो उसका आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, आउटपुट मैक्सिमम, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट इज मिनिमम। तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्या है कि जब आउटपुट मैक्सिमम होगा इनपुट से और जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट वो मिनिमम होने चाहिए। तो कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और आउटपुट मैक्सिमम होगा, देन दैट सिचुएशन कॉल्ड लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर और एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है? कुशलतम संयोग, साधनों का कुशलतम संयोग। तो उत्पादक का संतुलन जब ये दो सिचुएशन होती हैं या एक लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, न्यूनतम लागत नाम से क्लियर है कि जब उसकी लागतें न्यूनतम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो। तो एक उत्पादक इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट तभी अर्न कर सकता है जब लागतें कम हो और जो उत्पादन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट एंड कोस्ट दैट शुड बी मिनिमम। कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तो इसे ही हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर या ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कह सकते हैं। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। सो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम करने से पहले वी शुड नो अबाउट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम करने से पहले हमें आइसो क्वांट कर्व का पता होना चाहिए, सम उत्पाद वक्र और आइसो कॉस्ट लाइन, सम लागत रेखा। तो आइसो क्वांट कर्व, इससे पहले जो मेरी वीडियो है आइसो क्वांट कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज़ में के बारे में मैंने बताया है। फिर भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन 15 या 16 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको आइसो क्वांट कर्व और आइसो कॉस्ट लाइन के बारे में भी इसी क्वेश्चन में बताना होगा जब हम अटेम्प्ट करते हैं। तो अब हम पहले करते हैं कि व्हाट इज आइसो क्वांट कर्व। आइसो क्वांट कर्व क्या है कि आइसो क्वांट कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स दैट मे बी लेबर एंड कैपिटल। टू फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है विच यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट टू प्रोड्यूसर, जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर को देते हैं। तो जो आइसो क्वांट कर्व है वो हमारे पास कैसा बनता है? आइसो क्वांट कर्व मैंने आपको बताया कि टू फैक्टर्स जो कि हमारे पास है कैपिटल एंड लेबर, दो फैक्टर्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है आइसो क्वांट कर्व, जो कि उत्पादक को सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारा है 100 आउटपुट, 100 यूनिट्स। तो ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है जिससे कि तो ये आइसो क्वांट कर्व है। तो इसका एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें ओ के कैपिटल से OL यूनिट्स लेबर की और O के कैपिटल से 100 आउटपुट होता है। इसी तरह से बी कॉम्बिनेशन इन विच अगर हम लेबर की यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो हमें कैपिटल की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कैपिटल की यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लेबर से। तो ये हमारे पास आइसो क्वांट कर्व है। तो आइसो क्वांट कर्व का अगर हम स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ आइसो क्वांट कर्व IQ, या इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लेबर फॉर कैपिटल। आइसो क्वांट की ढाल या फिर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम बोलते हैं परिवर्तन की सीमांत दर, सब्स्टिट्यूशन की तकनीकी सब्स्टिट्यूशन की सीमांत दर। तो इसका जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होता है? डेल्टा K अपॉन डेल्टा
एल। लेबर की जो हम यूनिट्स को छोड़ते हैं डिवाइड बाय जो हमने कैपिटल की यूनिट्स को छोड़ते हुए चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। तो ये हमारा आइसो क्वांट कर्व है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करते हुए। इसी तरह से हमें आइसो कोस्ट लाइन का भी पता होना चाहिए कि आइसो कोस्ट लाइन क्या है, सम लागत रेखा। तो इट इज दैट line, iso cost line is that line which shows the various combinations of two factor inputs, combination of factors that will result in same level of cost, factors that will result in सेम लेवल ऑफ टोटल कोस्ट। अब हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर कोस्ट का पता है और दोनों फैक्टर की प्राइसेस का पता है। तो वो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक प्रोड्यूसर ले सकता है वो आइसो कोस्ट लाइन है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाएंगे सेम लेवल ऑफ कोस्ट पे जो एक प्रोड्यूसर ले सकता है। तो जो आइसो कोस्ट लाइन है वो हमारे पास क्या है कि जब दोनों फैक्टर्स, जो भी हमने फैक्टर्स हैं कैपिटल, जो हमारे दो फैक्टर हैं कैपिटल और लेबर, दोनों के हमें प्राइसेस पता है। लेबर के भी प्राइस पता है, कैपिटल का भी प्राइस पता है और हमें टोटल एक्सपेंडिचर भी पता है कि एक जो प्रोड्यूसर है वो कितना एक्सपेंडिचर करता है। तो इन तीनों के पता होने पर जो एक प्रोड्यूसर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले सकता है या वो कर सकता है ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो प्रेजेंट करता है वो हमारे पास है आइसो कोस्ट लाइन, सम लागत रेखा। तो सम लागत रेखा वह रेखा है जो दो इनपुट्स के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिससे फर्म की समान लागत, अब जो कोस्ट है ना यहाँ पर वो कोस्ट हमारी सेम होगी, लागत समान होती है। तो दोनों साधनों की कीमतों के पता होने पर, टोटल एक्सपेंडिचर पता होने पर जो एक प्रोड्यूसर जितना उत्पादन कर सकता है। तो इसका स्लोप अगर हम देखें, स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन क्या है, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, ये इसका स्लोप है। इसकी ढाल, आइसो कोस्ट लाइन की ढाल प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। तो हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कर रहे थे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मैंने आपको मीनिंग बताया। हमें आइसो क्वांट कर्व और आइसो कोस्ट लाइन के बारे में पता होना चाहिए। अब हम करते हैं कंडीशंस ऑफ लीस्ट कोस्ट कॉम्बिनेशन और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसकी दो कंडीशंस हैं, वो क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द आइसो कोस्ट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आइसो क्वांट कर्व। इसका मतलब है आइसो कोस्ट लाइन और आइसो क्वांट कर्व का जो स्लोप है वो बराबर होना चाहिए। स्लोप ऑफ आइसो क्वांट कर्व दैट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन। अभी मैंने आपको आइसो क्वांट कर्व का स्लोप बताया था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को हम डेल्टा के चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। इट मीन्स जो आइसो कोस्ट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए आइसो क्वांट कर्व को। इसे भी हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, आइसो क्वांट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो आइसो क्वांट कर्व है मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर ऑफ कैपिटल शुड बी डिमिनिशिंग, वो डिमिनिशिंग होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। अब जब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, ओ वाई एक्सिस पर मैंने कैपिटल ली है और ओ एक्स एक्सिस पर मैंने लेबर ली है। तो हमारे सबसे पहले ए बी आइसो कोस्ट लाइन है, ए बी आइसो कोस्ट लाइन है और A1 B1 भी आइसो कोस्ट लाइन। अब जो प्रोड्यूसर है उसका उद्देश्य क्या है, मिनिमम कोस्ट मिनिमम होनी चाहिए और आउटपुट मैक्सिमम। तो प्रोड्यूसर का जो लीस्ट कोस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ होगा कि कोस्ट शुड बी मिनिमम कोस्ट और जो आउटपुट है दैट शुड बी मैक्सिमम। तो अब हमारे पास दो आइसो क्वांट कर्व हैं, तो जो उत्पादक है प्रोड्यूसर है वो सेकंड IQ पर रहना चाहेगा क्योंकि वहाँ पर उत्पादन हमारा 200 यूनिट्स है, आउटपुट हमारा 200 यूनिट्स है और कोस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो AB पर कोस्ट कम है कंपैरेटिवली A1 B1 जो कोस्ट लाइन है।
अब जो प्रोड्यूसर है उसका प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर होगा। ये है इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर दोनों आइसो कोस्ट लाइन और आइसो क्वांट कर्व का स्लोप बराबर है इस पॉइंट पर। तो जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट पर होगा। कोई भी जो एक रैशनल प्रोड्यूसर है ही विल प्रोड्यूस एट ई पॉइंट, वो ओ एल लेबर और ओ के कैपिटल के साथ ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन उसकी फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, दोनों का स्लोप बराबर है। तो अगर कोई भी विवेकशील प्रोड्यूसर एम और एन पॉइंट पर नहीं रहेगा, क्योंकि एम और एन पॉइंट पर आउटपुट तो हमारा 200 यूनिट है, क्योंकि जो एक सेम आइसो क्वांट कर्व है IQ2 आइसो क्वांट कर्व, उस पर एम और एन पर आउटपुट दोनों पर ही 200 यूनिट है, लेकिन वहाँ पर कोस्ट हमारी ज़्यादा है। A1B पर हमारी जो कोस्ट है वो AB से ज़्यादा है। तो जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो हमारा ई पॉइंट पर होगा, क्योंकि उस पर दोनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं, और यहाँ पर हमारी कोस्ट कम है, मिनिमम कोस्ट है, और जो आउटपुट है वो 200 यूनिट अधिक है। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर दोनों के स्लोप बराबर हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर ई पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल प्राइस ऑफ एल प्राइस ऑफ कैपिटल के बराबर है, इन दोनों के बराबर हैं। इसी के बाद ये हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन पाथ या विस्तार पथ हम बोलते हैं। एक्सपेंशन पाथ क्या है? इट इज़ दैट लाइन विच शोज लीस्ट कोस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब अगर प्रोड्यूसर प्राइसेस दोनों के जो लेबर के प्राइस हैं, कैपिटल का प्राइस अगर सेम है, लेकिन वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर नया आउटपुट करना चाहता है, तो उसे किस पाथ पर रहेगा वो, या फिर उसका जो एक्सपेंशन पाथ है वो क्या होगा? अब देखो, इसे हमने OY एक्सिस पर कैपिटल, OL पर लेबर को दिखाया गया है। पहला जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट पर है। दूसरा प्रोड्यूसर का अगर वो आउटपुट को बढ़ाना चाहता है, लेबर और कैपिटल के जो फैक्टर प्राइसेस हैं उनकी जो प्राइसेस है वो सेम रहती हैं, और लेकिन यहाँ पर आपके पास उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आउटपुट अब बढ़ रहा है। पहले आउटपुट 100 यूनिट्स था, अब अगर वो आउटपुट बढ़ाना चाहता है तो नई कॉस्ट लाइन पर A1 B1 पर वो आउटपुट करेगा, और जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट को शो करती है लाइन, वो हमारे पास एक्सपेंशन पाथ है, विस्तार पथ है। इसके अलावा अगर और भी आउटपुट बढ़ाना चाहता है ने, तो वो नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व और जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, उस पॉइंट पर रहकर वो अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। तो दिस इज नोन एज एक्सपेंशन पाथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। वेरी इजी क्वेश्चन। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या है? इसे हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर या फिर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर भी हम इसे बोल सकते हैं। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स भी इसे हम बोल सकते हैं। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कि एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करता है बाय व्हेन आउटपुट इज मैक्सिमम, और कॉस्ट को वो मिनिमम करके, और इसे हम आइसो क्वांट कर्व और आइसो कोस्ट लाइन की सेल्फ से समझ सकते हैं। तो मैंने उसके बाद आपको आइसो क्वांट कर्व बताया, आइसो कोस्ट लाइन हमने की कि वो क्या होता है। नेक्स्ट फिर हमने उसकी कंडीशंस की कि कंडीशंस इक्विलिब्रियम की क्या हैं, 2 कंडीशन हैं। फिर हमने उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन किया, और लास्ट में एक्सपेंशन पाथ बताया कि व्हाट विल बी द एक्सपेंशन पाथ। थैंक यू। आई होप कि आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।